फौज और ब्यूरोक्रेसी का गेटे जोड़ और पाकिस्तान की तबाही की इब्तिदा। कायद आजम की वफात के बाद लियाकत अली खान के नाम पर इक़्तिदार दर हकीकत सेक्रेटरी जनरल और प्लानिंग कमेटी के हाथ में आ गई। हमजा अलवी के ख्याल में ये सब लियाकत अली खान के लिए भी मुआफ़िक था, क्योंकि नवाबी ज़हन अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने से हत्ता अल मकदूर कतराते थे। प्लानिंग कमेटी के चौधरी मोहम्मद अली अपनी किताब ज़हूर पाकिस्तान में अपने विजन का इजहार यूं करते हैं कि पाकिस्तान की आज़ादी और इलाकाई सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी था कि अफ़वाज पाकिस्तान को मुनज़्ज़म किया जाए और इसे असलहा से लैस किया जाए। कौमी वसाइल जिनकी माशी तामीर नो और तरक्की के लिए फौरी ज़रूरत थी, दिफा की जानिब मुंतकिल किए गए, जिस पर निस्फ और बाज़ औक़ात कौमी बजट से भी ज़्यादा सिर्फ करना पड़ा। अवाम ने बड़ी खुशी के साथ उन अखराजात को बर्दाश्त किया। लियाकत अली खान ने कहा, हम एक दिन भूखे रह सकते हैं, मगर हम एक मिनट के लिए भी गुलाम बनने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उन्होंने 8 अक्टूबर 1948 को कौम से खिताब में कहा कि पाकिस्तान का दिफा हमारी पहली तरजीह है, जिसने हुकूमत के तमाम दूसरे उमूर पर बरतरी हासिल कर ली है। हम मुल्क के दिफा पर किसी किस्म के अखराजात से दरेग नहीं करेंगे। इसी विजन ने दिफा के नाम पर अमरीकी असलहा पर इन्हिसार की जरूरत को जन्म दिया और पाकिस्तान के मुस्तकबिल और फौज को अमरीका से वाबस्ता कर दिया। लियाकत अली खान ने 1949 में कश्मीर के महाज पर जंग बंदी करवा के सियासी कुव्वत को मजबूत करने की तरफ तवज्जो दी, लेकिन फौज के सीनियर अफसरान की बड़ी तादाद जंग बंदी के हक में न थी। जरीना सलामत के अल्फाज में, सियासी हुकूमत की जानिब से कश्मीर में जंग बंदी कबूल करने को फौज ने मैदान में इसे फतह से महरूम करने के मुतरादिफ समझा। जनवरी 1951 में फौज के कमांडर इन चीफ जनरल ग्रेसी की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही थी। मुस्लिम लीगी रहनुमा चाहते थे कि नया कमांडर इन चीफ पाकिस्तानी होना चाहिए। चुनांचे वजीर आजम लियाकत अली खान ने 1950 के आखिर में जनरल अयूब खान को कमांडर इन चीफ मुकर्रर करने का फैसला किया, जो ना तो सबसे सीनियर थे और ना ही सबसे बेहतर थे। जनरल अयूब की बतौर कमांडर इन चीफ नामजदगी का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। उन्हीं दिनों में इनसे सीनियर 2 जर्नल अचानक एक फिजाई हादसे में हलाक हो गए थे। ये वही अयूब खान थे जिनके बारे में सरदार शौकत हयात खान ने अपनी सवाने उम्री में लिखा है कि तकसीम हिंद के वक्त बाउंड्री फोर्स का कयाम अमल में लाया गया। ब्रिगेडियर दिगमुबर सिंह हिंदुस्तान की तरफ से और कर्नल मोहम्मद अयूब खान हर 2 पंजाब में अपने अपने मुल्क के नुमाइंदों की हैसियत से जनरल रेस के अहकामात के तहत काम कर रहे थे। मैं जनरल रेस को फिलिस्तीन में ब्रिगेडियर कमांडर की हैसियत से जानता था। बाद में वो बर्मा में डिवीजन की कमांड करने चले गए थे। जनरल रेस ने मुझे एक तरफ बिलाकर कहा, शौकत, तुम लोगों पर क्या चीज हावी हो गई है। एक तरफ इंडिया ने अपने नुमाइंदे के तौर पर एक बेहतरीन सिपाही का चुनाव किया है, जबकि दूसरी तरफ तुम लोगों ने जिस शख्स को चुना है, इसे तो मैंने बर्मा से वापस भेज दिया था। बर्मा में जब इसका कमांडर मारा गया तो उसने बुज़दिली का मुजाहिरा किया। ऐसे आदमी से तुम क्या तवक्को कर सकते हो? जो कुछ उसने माजी में किया, इसके बाद में उसकी फिरासत पर कैसे एतमाद कर सकता हूँ? साउद शफकत के मुताबिक अयूब खान की करियर हिस्ट्री फील्ड कमांड के बजाय स्टाफ तकर्रुरी में इंतजामी तजुर्बे को जाहिर करती है। अपनी तकर्रुरी के वक्त वो इंतजामी महारतों के अलावा सिविल क़यादत की इज्जत करने पर यकीन रखता था और किसी भी तरह से कश्मीर की जंग से मुंसलिक नहीं था। मेजर जनरल शेर अली को तकसीम हिंद के बाद जनरल फरियंग मसरवी ने कहा था कि अफसरान को तरक्की देते हुए ऊंचे ओहदे के लिए सही आदमी को मुंतखब किया जाए। जब बरतानवी जाएं तो वो लोग आगे लाए जाएं जो सियासी ख्वाहिशात से आज़ाद हों, मगर जब वक्त आया तो जनरल अयूब खान, जो सिर्फ 4 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल से जनरल बने थे, कमांडर इन चीफ बन गए। जनरल शेर अली के मुताबिक अगर लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिखार खान कमांडर इन चीफ बनते तो आज पाकिस्तान की तारीख मुख्तलिफ होती, क्योंकि वो फौज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न करते। ताहम अयूब खान ने भी कमांडर इन चीफ बनने के बाद फौज को सियासत से दूर रहने की तलकीन की। कई लोग लियाकत अली खान की पॉलिसियों से नाखुश थे। मुनीर अहमद के मुताबिक मुमताज दौलताना ने लियाकत अली खान के खिलाफ एक ग्रुप बनाया जिसे फौज की हिमायत हासिल थी। इसी दौर में हुकूमत की पॉलिसियों और कारकर्दगी से नाराज फौजी अफसरान के एक गिरोह ने लियाकत अली खान की हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश तैयार की, जो रावलपिंडी साजिश केस के नाम से मशहूर हुई। मेजर जनरल अकबर खान उसके कर्ता धर्ता थे।
जनरल अयूब खान ने इस साजिश का बर वक्त पता लगाकर हुकूमत के साथ अपनी वफादारी का इजहार किया। ये साजिश ही वाजे करती है कि फौज सियासत में मुलव्वस थी। मेजर जनरल शेर अली खां पिटवरी लिखते हैं कि अलिफ उब ने इस साजिश का सुराग अपनी पसंद के लोगों को आगे लाने के लिए लगाया था और वो ऐसे लोगों को आगे लाने में कामयाब हो गया जो अयूब की कमांड के तहत थे। इस साजिश को बेनकाब करने के बाद अयूब खान ने खुद को हुकूमत का मुहाफिज समझना शुरू कर दिया और हुकूमती उमूर जरूरत से ज्यादा मुदाखलत करने लगा। इसी साजिश की दरियाफ्त ने इसे मौका फराहम किया कि वो ब्यूरोक्रेटिक सिकंदर मिर्जा और गुलाम मोहम्मद के साथ करीबी ताल्लुकात पैदा करे। बाद में ये ताल्लुक दोस्ती में बदल गया। 16 अक्टूबर 1951 को वजीर आजम लियाकत अली खान को रावलपिंडी में जलसा आम के दौरान में कत्ल कर दिया गया। इस पर असरार कत्ल ने अयूब खान को सियासतदानों से बरगश्ता कर दिया। वो अपनी खुद नविश्त सवाने उमरी और फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स में रकम तराज हैं कि में कराची में काबीना के कई अराकीन से मिला। किसी ने लियाकत अली खान का जिक्र तक न किया और न ही मैंने उनसे हमदर्दी और अफसोस का कोई लफ्ज सुना। मैं हैरान था कि ये लोग इस कदर संग दिल वबी हिस्स और खुद गरज भी हो सकते हैं। एक मंसूबे के तहत लियाकत अली खान के कत्ल के बाद इस बहाने से कि इस कत्ल का फायदा उठाते हुए हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला न कर दे, मुस्लिम लीग के डिप्टी लीडर सरदार अब्दुर्रब निश्तर को मैयत के हमरा कराची जाने से रोक दिया गया और कहा गया कि उनका बतौर गवर्नर पंजाब में मुकीम रहना पाकिस्तान के मुफाद में होगा। दूसरी तरफ गवर्नर सरहद ख्वाजा शहाब अल-दीन को साथ मिलाकर ख्वाजा नाजिम अल-दीन को कायल कर लिया गया कि वो गवर्नर जनरल का ओहदा छोड़कर वजीर आजम बन जाए। आयशा जलाल के अल्फाज में पहले फौजी इक्तदार से 7 साल पहले सियासी ताकत पकड़ी से उतर गई और गैर मुंतखब ब्यूरोक्रेट जानिशीनों ने सियासी मनसब संभाल लिए। शेरबाज मजारी का कहना है कि मुस्लिम लीग का मुल्की उमूर पर कंट्रोल कमजोर पड़ गया। फौज और ब्यूरोक्रेसी मुनज़्ज़म इदारे थे, लिहाजा उनका असर और रसूख बढ़ा। फौज का इदारा किसी को जवाब देना था। गुलाम मोहम्मद, सिकंदर और अयूब खान रियासती ताकत के मालिक बन गए। लियाकत अली की वफात पर अफसोस करने वाले और उनके सियासी जानिशीनों की मजम्मत करने वाले अयूब खान जल्द ही शिराकत इक्तिदार के मजे लौटने लगे। रिवायती सियासतदानों के नुमाइंदा शरीफ अल-नफ्स वजीर आजम ख्वाजा नाजिम अल-दीन भी सिविल और फौजी टेक्नोक्रेट्स के लिए ज्यादा देर काबिल कबूल ना रहे तो उन्हें मंजर से हटाने के लिए कई इक़दामात किए गए, जिनमें से 1953 में अहमदियों के खिलाफ तहरीक भी थी। लाहौर में हालात इंतहाई खराब हो गए तो वजीर आजम की जेर सदारत हालात के जायजा के लिए अहम इजलास मुनक़िद हुआ। सिकंदर मिर्जा अपनी खुद नविश्त में लिखते हैं कि गवर्नर पंजाब आई चंद्रीगर का फोन आया। उसने वजीर आजम से कहा कि पंजाब का वजीर आला उसके पास मौजूद है। दौलताना ने कहा, सर हम तमाम कंट्रोल खो चुके हैं। इस पर वजीर आजम कुछ न कर पाए तो फौज इक़दाम के लिए तैयार थी। मैंने फैसला किया कि लाहौर में मार्शल लॉ लगा दिया जाए। फरवरी 2006 को डान में करामत अल्लाह गौरी ने लिखा है कि ताकत की ये नापाक सफबंदी किस तरह जालिमाना तौर पर काम कर रही थी। इसका हलाम मुझे टोक्यो में हमारे सफीर कमर अल इस्लाम ने बताया, जो खुद पुराने ICS हैं और वो इस वाक़े के ऐनी शाहिद हैं। उनके बकौल 1953 में लायहा अमल तय करने के लिए काबीना का इजलास जारी था और गर्मा गर्म बहस हो रही थी कि कैबिनेट सेक्रेटरी सिकंदर मिर्जा जारी इजलास से उठकर चले गए। 10 मिनट के बाद वो इजलास में वापस आए और बड़े सुकून से मीटिंग के शुरका को बताया कि वो परेशान ना हों क्योंकि उन्होंने कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आजम खान से बात की है, जो अगली सुबह शहर में मार्शल लॉ लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके बाद बहस खत्म हो गई। न ही वजीर आजम और न ही किसी दूसरे शख्स ने सिकंदर मिर्जा के मनमाने फैसले और गुस्ताखाना रवैये को चैलेंज किया। इसी वाक़ये की तस्दीक करते हुए डॉक्टर मुबश्शिर हसन लिखते हैं कि सिकंदर मिर्जा ने मजीद बताया कि इंडियन आर्मी एक्ट के तहत, जिसे पाकिस्तानी हालात के मुताबिक ढाल लिया गया था, फौज के हर कमीशन्ड ऑफिसर का फर्ज है कि जब सिविल इंतजामिया नाकाम हो जाए तो वो खुद इख्तियार संभाल ले। इस वाक़या से साफ जाहिर है कि सिकंदर मिर्जा की तरह के ऑफिसर और जनरल आजम की तरह के जर्नल सियासी हुकूमत से बाला जो चाहें कर सकते हैं और अपनी कार्रवाई को कानून के मुताबिक समझते हैं। सियासतदान और ब्यूरोक्रेट बाहम दस्त व गिरीबा थे, जिसका फायदा उठाकर फौज ने सियासी क़यादत से बाला अमरीका से ताल्लुकात उस्तवार करने शुरू कर दिए। धीरे अमरीका का असर रसूख बढ़ने लगा।
और इसी आड़ में सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मजबूत होने लगी। सियासतदान और ब्यूरोक्रेट बाहम दस्त व गिरीबा थे, जिसका फायदा उठाकर फौज ने सियासी क़यादत से बाला अमरीका से ताल्लुकात उस्तवार करने शुरू कर दिए। धीरे बढ़िए धीरे अमरीका का असर रसूख बढ़ने लगा और इसी आड़ में सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मजबूत होने लगी। उन्हीं दिनों जब ब्रिगेडियर मियां गुलाम जिलानी को अमरीका में मिलिट्री अताशी मुकर्रर किया गया तो अमरीका भेजते वक्त कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान ने उन्हें बुलाकर हिदायत दी। मुशाहिद हुसैन वाकमल हुसैन ने अपनी किताब पाकिस्तान प्रॉब्लम्स ऑफ गवर्नेंस में इन हिदायत को बयान करते हुए लिखा है कि अयूब खान ने ब्रिगेडियर गुलाम जिलानी से कहा कि तुम्हारी बुनियादी जिम्मेदारी पेंटागन के साथ फौजी इमदाद के हवाले से ताल्लुकात उस्तवार करना है। तुम इन अमरीकियों से बराह रास्त डील करना और पाकिस्तानी सफ़ीर को एतमाद में ना लेना। हम इस किस्म के हसास मामलात में सिविलियन पर एतमाद नहीं कर सकते। सियासी क़यादत पर बदएतमादी के इस जहन के साथ मार्च 1953 को लाहौर में मार्शल लॉ लग गया। यूं फौज को पहली दफ़ा बराह रास्त सिविल मामलात चलाने का मौका मिला। लाहौर 2 माह तक मार्शल लॉ के ज़ेर साया रहा, मगर हैरत है कि हालात मामूल पर आने के बावजूद फौज वापस बैरकों में नहीं गई, बल्कि इसने लाहौर में सफाई मुहिम शुरू कर दी। इमारतों को रंग व रोगन किया जाने लगा, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गईं और फौज ने, जिसका काम महज अमन व अमान की बहाली था, अपनी हुदूद से तजावुज़ करके अवाम में ये तासुर फैलाया कि फौज ही अच्छा नज़्म व नसक कायम कर सकती है। अहमद ये फसादात के हवाले चीफ जस्टिस मुनीर की इंक्वायरी रिपोर्ट से वाज़े होता है कि एजेंसियों ने मजहब और मजहबी ग्रुपों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, जिससे ऐसी जज्बाती सूरत हाल ने जन्म लिया जिस पर काबू ना पाया जा सका। इस तरह फौज को रियासती उमूर में मुदाखलत का मौका मिल गया। हालात ख़राब होने पर गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद की सदारत में हंगामी इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें फ़ौज के कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान ने वज़ीर आज़म पर इल्ज़ामात लगाए और उनकी तौहीन की। बिलखर अप्रैल 1953 को फ़ौज के कमांडर इन चीफ की आशीर्वाद से गवर्नर जनरल ने वज़ीर आज़म को इस वक्त बरतरफ कर दिया जब चंद दिन कबल असेंबली ने बजट मंजूर करके उन पर एतमाद का इजहार किया था। कुछ मौरखीन का ख्याल है कि नाज़िम अल-दीन जनरल अयूब खान को नौकरी में तौसी देने पर राज़ी नहीं हो रहे थे। हुसैन शहीद सहरवर्दी अपनी खुदनविश्त में लिखते हैं कि वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िम अल-दीन फ़ौज के साइज़ को कौमी वसाइल से ज़्यादा बढ़ाने के मुखालिफ थे और उन्होंने बजट में फ़ौजी अखराजात में तख़फ़ीफ़ की थी, इसीलिए उन्हें बजट के चंद दिन बाद बरतरफ कर दिया गया। ख्वाजा नाज़िम अल-दीन के बाद गवर्नर जनरल ने अमरीका से पाकिस्तान आए हुए मोहम्मद अली बोगरा को वज़ीर आज़म बनाया, जो इससे पहले कनाडा और फिर अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे। उनके दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात में तेज़ी से बेहतरी आई। माहिरीन सियासियात का ख्याल है कि हमारे यहाँ सियासी क़ुव्वतों के उरूज और सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के ग़लबे की बड़ी वजह अमरीकी उनसर था। अक्टूबर 1953 में पाकिस्तानी फ़ौज के कमांडर इन चीफ ने कैबिनेट गवर्नमेंट की रस्मी मंजूरी के बगैर अमरीका का गैर रस्मी दौरा किया। हालांकि उन्हीं दिनों वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा अमरीका के दौरे का प्रोग्राम बना रहे थे। अमरीकी और पाकिस्तानी फ़ौज के अफसरान में तवील गुफ्त और शनीद हुई। शताहिर खिल के मुताबिक जनरल अयूब खान ने मुनासिब कीमत पर अमरीका से ऐसी डील की कोशिश की जिसके मुताबिक पाकिस्तान मगरिब के इत्तेहादी का किरदार अदा कर सके। अमरीकी ताउन हासिल करने के लिए अयूब खान इस हद तक चले गए कि उन्होंने एक अमरीकी एहलकार को कहा कि आर्मी कैन बी योर आर्मी इफ़ यू वांट, यानी अगर आप चाहें तो हमारी फ़ौज आपकी फ़ौज बन सकती है। इस बात का हवाला डेनिस कॉक्स ने भी दिया है। मामला तय हो गया। 25 फरवरी 1954 को अमरीकी सदर eisenhower ने पाकिस्तान के लिए इमदाद का ऐलान किया। 19 मई 1954 को अमरीका और पाकिस्तान ने मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए, जिससे पाकिस्तानी फ़ौज को हथियार और फ़ौजी तरबियत हासिल हुई। इस मुआहदे से फ़ौजी अफसरान को नया एतमाद मिला और वो खुद को पाकिस्तानी सियासत में मुस्तहकम क़ुव्वत समझने लगे। सितंबर 1954 में जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद दारुल हुकूमत से बाहर एबटाबाद गए हुए थे, 20 सितंबर को असेंबली ने यकायक पर विडा का कानून मनसूख कर दिया और 1935 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के काबीना को बरतरफ करने के इख्तियारात ख़त्म कर दिए और तरामीम इसी रोज़ गज़ट में शाये कर दें। स्टीफन पी कोहन अपनी किताब पाकिस्तान आर्मी
تاریخ و تنظیم میں ایک واقعہ اس حوالے سے لکھتا ہے کہ ایک انتہائی سینئر سابق جنرل نے جو ان واقعات میں کلیدی کردار ادا کر چکے تھے سیاستدانوں کے ساتھ سابقہ پیش آنے کا اپنا قصہ سنایا، جس کی بنا پر فوج براہ راست مداخلت کی طرف راغب ہوئی۔ وہ کہتا ہے میں ان کے وزیر اعظم بوگرا کے دفتر گیا۔ اس زمانے میں صرف میجر جنرل تھا۔ میں بیٹھ گیا۔ وہ نوجوان اور ناتجربہ کار تھے، مگر بنگالی ہونے کی وجہ سے یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ میری طرف مڑ کر بولے، جنرل سر، آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ نہیں پتہ کیا ہوا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں کیا ہوا۔ دستور ساز اسمبلی نے گورنر جنرل کو بیشتر اختیارات سے محروم کرنے کی قرارداد منظور کی ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ جب وہ ایبٹ آباد سے آئیں گے تو ہنگامی حالت نافذ کر دیں گے اور مداخلت کے لیے فوج کو استعمال کریں گے۔ کیا آپ ان کی بات مانیں گے؟ ذرا سوچئے، ملک کا وزیر اعظم اور وزیر دفاع آرمی کے ایک معمولی میجر جنرل سے اتنے حساس سیاسی معاملات پر مشورہ کر رہا ہے۔ مجھے چیف کی طرف سے کوئی بریفنگ نہیں ملی تھی۔ میں نے کہا کہ جناب، اگر یہ حکم محکمانہ توسط سے کمانڈر ان چیف کو پہنچے گا تو وہ تعمیل کریں گے۔ اس صورت میں یہ قانونی حکم ہوگا۔ اگر حکم اب سے پوچھے بغیر آیا تو غیر قانونی ہوگا اور وہ عمل نہ کر سکیں گے۔ اگر آپ ہم سے کہیں گے کہ آ جاؤ تو ہم تعمیل کریں گے۔ اس پر اس نے فون اٹھایا اور میری موجودگی میں وزیر قانون سے بات کی۔ کہنے لگے، نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے، جنرل کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے انٹیلیجنس والوں سے بھی بات کی۔ میں نے اس شخص کی طرف دیکھا اور سوچا یہ بچوں کی طرح ہے اور ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے۔ مجھے اتنی ٹھیس لگی کہ میں باہر نکل آیا، اپنے دفتر گیا اور سیکیورٹی فون پر کمانڈر ان چیف سے رابطہ کیا کہ سر دیکھیں کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ اسی قسم کا آدمی ہے، مزہ چکھاتے ہیں اسے۔ محمد علی بوگرا آئینی ترمیم کے بعد اگلے روز دورے پر امریکہ روانہ ہو گئے۔ گورنر جنرل غلام محمد نے وزیر اعظم کی غیر حاضری کا فائدہ اٹھا کر اپنے قریبی فوجی افسروں کی مدد سے اپنے منصوبے کو آخری شکل دی اور وزیر اعظم کو دورے سے واپس بلا لیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ہوائی اڈے پر فوجی دستے وزیر اعظم کے منتظر تھے۔ جب بوگرا کا طیارہ ایئرپورٹ پر پہنچا تو بظاہر ان کے استقبال کے لیے جنگی لباس میں فوجی کھڑے تھے۔ وہاں مختصر ہجوم سے انہوں نے خطاب کیا اور پھر اپنی نئی نویلی اہلیہ کے ہمراہ کیڈلک کار کی طرف بڑھے۔ وہ کار میں بیٹھ گئے، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پاکستانی جرنیلوں نے ان کی بیگم کو کندھا مار کر پرے کر دیا اور خود ان کے دائیں بائیں ہو گئے۔ بیگم سے کہا، تم دوسری کار میں گھر جاؤ، ہم اسے گورنر جنرل کے پاس لے جا رہے ہیں۔ چودھری محمد علی کی بیان کردہ روایت کے مطابق وزیر اعظم کو غلام محمد کے سامنے لایا گیا تو گورنر جنرل نے تکیے کے نیچے سے پستول نکال لیا اور جب تک وزیر اعظم نے استعفیٰ دینے اور اسمبلی توڑنے کی تجویز نہ مان لی، گورنر جنرل اسے قتل کی دھمکیاں اور گالیاں دیتا رہا، جبکہ پردے کے پیچھے جنرل ایوب خان سٹین گن لیے کھڑا تھا۔ گویا غلام محمد کے اس اقدام میں بھی انہیں فوج کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ اکتوبر 1954 کو ایمرجنسی نافذ کر کے بوگرا ہی کی قیادت میں نئی کیبنٹ آف ٹیلنٹ تشکیل دی گئی۔ سول اور ملٹری بیوروکریٹس نے باہمی گٹھ جوڑ سے کمزور اور منقسم سیاستدانوں پر بالادستی حاصل کر لی۔ فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان وردی سمیت وزیر دفاع اور میجر جنرل سکندر مرزا وزیر داخلہ بن گئے۔ سیاسی دانشوروں کا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا سول ملٹری انقلاب تھا جسے کسی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ یہ در حقیقت کمانڈر ان چیف کا پس پردہ رہ کر سویلین مارشل لا تھا، جس کی قیادت وہ خود ہی کر رہے تھے۔ یوں فوج نے بالواسطہ اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ جنرل ایوب کے وزیر دفاع بنتے ہی اونٹ کا سرخیمے میں آ گیا اور انہیں بطور وزیر دفاع فوجی افسروں کی تعیناتی، ٹرانسفر، پروموشن اور ریٹائرمنٹ کے اختیارات حاصل ہو گئے۔ ان کی حیثیت اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ وہ جنوری 1955 میں ریٹائر ہونے والے تھے، مگر انہوں نے گورنر جنرل غلام محمد کی مدد کے بدلے ان سے مدت ملازمت میں 4 سال کی توسیع حاصل کر لی۔
जब सिविल हुकूमतें फौज ही पर इन्हिसार करने लगती हैं तो फौज इक़्तिदार एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द और एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को मुंतकिल करना शुरू कर देती है। गुलाम मोहम्मद के फैसले को अदलिया में चैलेंज किया गया तो वहां चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर कमांडर इन चीफ से कम न निकले और हुक्मरान टोले के हक में फैसला करके मनमानी को जायज़ करार दे दिया। अमरीकी मुहक्किक एलन मैग्राथ अपनी किताब डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी में लिखता है कि ना तो पाकिस्तान के अवाम तालीम की कमी की बना पर और न ही सियासतदान मुबैना बदनज़मी और करप्शन की वजह से पाकिस्तान में जमहूरियत के खात्मे के जिम्मेदार थे। इसकी जिम्मेदारी सिकंदर मिर्जा, गुलाम मोहम्मद और जस्टिस मुनीर पर आयद होती है, जिसने आमिराना सरगर्मियों के लिए आईनी जवाज़ फराहम किया। फेडरल कोर्ट के फैसले के बाद दूसरी दस्तूर साज असेंबली मुंतखब की गई। इसी दौरान में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद की सेहत बिगड़ गई तो सिकंदर मिर्जा ने एक सियासी चाल चलकर उनसे इस्तीफा ले लिया और खुद गवर्नर जनरल बनकर चौधरी मोहम्मद अली को, जिन्होंने गुलाम मोहम्मद को मुस्ताफी होने पर राजी किया था, बतौर इनाम वजीर आजम बना दिया। आयशा जलाल कहती हैं कि बरतानवी हाई कमिश्नर ने चौधरी मोहम्मद अली की नामजदगी को डिप्लोरेबल डिपार्चर फ्राम द एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री नॉर्म्स यानी मुस्लिमा पार्लिमानी रवायात से अफसोसनाक इन्हिराफ करार दिया था। चौधरी मोहम्मद अली ने नए आइन में इस्लाम पर जोर देने की कोशिशें शुरू की तो सिकंदर मिर्जा ने 1955 में न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए फौजी फिक्र व फलसफा सबसे पहले पाकिस्तान का खुला इजहार किया और कहा कि वी कैनॉट रन वाइल्ड ऑन इस्लाम, इट इज पाकिस्तान फर्स्ट एंड पाकिस्तान लास्ट। हम इस्लाम के बारे में जुनूनी नहीं बन सकते, अव्वल ओखर पाकिस्तान ही को अहमियत हासिल है। ताहम नया आइन मंजूर होने के बाद भी गवर्नर जनरल इस पर दस्तखत करने के लिए तैयार न थे और इस वक्त तक टाल मटोल से काम लेते रहे जब तक उन्हें ये यकीन दहानी न कराई गई कि वही पहले सदर ममलुकत होंगे। दो जनरल मुतलक इक़्तिदार की तरफ एक दूसरे का सहारा लेकर बढ़ रहे थे कि मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा ने गवर्नर जनरल से सदारत तक की तरक्की में नए गार सीख लिए। इसी तजुर्बे की रोशनी में उन्होंने वज़ीर आज़म को इस तेजी से भगताना शुरू किया कि अगर वो चंद माह मजीद ये जंगी मशक़ें जारी रखते तो मुल्क का कोई काबिल जिक्र सियासतदान न रह जाता जो पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म न रह चुका होता। टूटती बनती हुकूमतों से अवाम तंग आ गए और नए इंतखाबात का मुतालबा शुरू हो गया। वो इंतखाबात जो 1957 में मुतवक्के थे, उनको मार्च 1959 तक मुलतवी किया जाता रहा। खान अब्दुल क़य्यूम खां के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने महज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की शक्ल इख्तियार कर ली थी जो बेरोजगार सियासतदानों को रोजगार फराहम करता था। इंतखाबात से खाइफ सिकंदर मिर्जा ने अयूब खान से मिलकर जमहूरियत की बिसात लपेटने का मंसूबा तैयार किया। बरतानवी हाई कमिश्नर कराची RWD फ्लावर ने 21 मई 1958 को लंदन खत भिजवाया कि सिकंदर मिर्जा कुछ अरसा तक इक़्तिदार अपने पास रखना चाहता है और यह ख्याल इसके जहन में इस वक्त आया जब दिसंबर 1957 में चंद्रीगर हुकूमत का खात्मा हुआ। इस साजिश में शरीक होने के बावजूद अयूब खान ने यह कोशिश की कि देखने वालों को यही तासुर मिले कि ये सिकंदर मिर्जा का जाती फेल है। एहतियात पसंद अयूब नहीं चाहता था कि इस पर आइन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद हो। शायद वो ये गुंजाइश भी बाकी रखना चाहता था कि अगर मंसूबा नाकाम हो जाए तो सिकंदर मिर्जा के इक़दाम को नाजायज करार देकर फौज की मदद से अमन आमा बहाल कर दे। वो अच्छी तरह समझता था कि मंसूबे की कामयाबी की सूरत में सिकंदर मिर्जा अपनी आईनी हैसियत खो बैठेंगे, लिहाजा उनसे छुटकारा मुश्किल नहीं होगा। इन दिनों यह ख्याल भी था कि सियासी और माशी बदहाली फौज के इज्तिमाई इदाराती मुफाद के लिए खतरा बन चुकी है। जून 1958 में ऑर्डिनेंस के जरिए से ऐसे बयानात व इक़दामात पर पाबंदी लगा दी गई जो फौज के लिए नुकसानदेह हों। अयूब ने उन्हीं दिनों मुल्क भर का दौरा करके मकामी कमांडर्स से मुलाकातें की। बदकिस्मती से सितंबर 1958 में मशरकी पाकिस्तान असेंबली में इजलास के दौरान में डिप्टी स्पीकर शाहिद अली खां कुर्सी लगने से दम तोड़ गए। ये ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनका साबित हुआ। इस वाकया के बाद अयूब ने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को सिविल इंतजामिया से इख्तियारात लेने के लिए मंसूबा तैयार करने का हुक्म दिया। कई और अवामिल भी कारफरमा थे, ताहम 3 अक्टूबर को फौज का इक़्तिदार संभालने का मंसूबा तैयार था। सिर्फ अयूब, सिकंदर मिर्जा और अमरीकी सफीर जेम्स लैंगली इस मंसूबे से आगाह थे। इसी सफीर ने सिकंदर मिर्जा को कहा था कि वो तमाम इख्तियारात हासिल करने के लिए मंसूबा बनाए
फौज उसकी हिमायत करेगी और अगर सिकंदर ने ऐसा न किया तो अयूब खान कदम उठाएंगे। एयरफोर्स और नेवी के कमांडर्स उन चीफ को तमाम इंतजामात मुकम्मल करने के बाद मतला किया गया। वजीर आजम फिरोज खां नून को इस मंसूबे के बारे में तब पता चला जब उसे सदर की तरफ से एक खत मौसूल हुआ। ज्यादातर सियासतदानों को सुबह के अखबारात से तब्दीली का इल्म हुआ। जनरल अयूब ने ब्यूरोक्रेट्स की हौसला अफजाई करके जमहूरियत को जड़ पकड़ने का मौका ही ना दिया। जब तक सिविल हुकूमत की पुश्त पर अवाम होंगे, फौज अपने पूरे जाओ जलाल और असलहा के होते हुए भी हुकूमत के अहकाम बजा लाती रहेगी, मगर जब हुकूमतें अवामी ताईद से महरूम हो जाएं तो फिर फौज और उसके असलहे की बन आती है और फौज आसानी से गैर मकबूल हुकूमतों का तख्ता उलटने में कामयाब हो जाती है। पाकिस्तान में पहले अशरे में अवामी हुकूमत कायम ही न होने दी गई। सियासी इंतशार के बाइस फौज सिविल मामलात में उलझ गई। मजबूर हुकूमतों को संगीन फितरी या इंसान की पैदा करदा आफात के मौके पर जो पाकिस्तान में बढ़ते ही चले गए, फौज को बार बार मदद के लिए तलब करना पड़ा ताकि फौजी अफसरान ने सियासतदानों को अमन व अमान की जिम्मेदारियां संभालने ही न दें, क्योंकि उन्हें सियासतदानों पर कतई एतमाद न था। तारीख का ये अहम सबक है कि अगर आप डंडा बार बार इस्तेमाल करेंगे तो डंडा खुद इक़्तिदार संभाल लेगा। ये हमेशा से डंडे की तारीख रही है। नामुराद लोग डंडे और डिसिप्लिन को ही कामयाबी समझकर अपनी आज़ादी उसके पास गिरवी रख देते हैं। सियासी रहनुमाओं की लग़ज़िशों और सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स की बदअमालियों के नतीजे में जमहूरियत का बोरिया बिस्तर गोल हुआ। बाज़ लोग और बाज़ गिरोह कौमें इससे घबराकर अपनी आज़ादी अपनी रज़ा से एक शख्स या एक जमात के हवाले कर देते हैं। इस तरह उन्हें फैसला करने की ज़हमत से निजात मिल जाती है और वो हुक्म मानने में एक सुकून महसूस करते हैं। अक्टूबर 1958 में पाकिस्तानी कौम ने भी इक़्तिदार वाख्तार फर्द वाहिद को सौंपकर खुद फरेबी की राह इख्तियार कर ली थी और इसी खुद फरेबी की सजा वो आज तक भुगत रहे। तारीख का सबक और हालात का तकाजा है कि हम कौमी फलाह, मुल्की बका और सियासी व माशी इस्तेहकाम के लिए मुल्क के सियासी निज़ाम को इस जोंक से आज़ाद कराने के लिए इज्तिमाई जिम्मेदारियों का एहसास करें और डील और ढील की सियासत करने के बजाय सियासी इदारों और अवामी क़ियादत की बालादस्ती के उसूल को मशल्ला बनाकर सियासत करें। यही बानी पाकिस्तान की जिदोजहद की हकीकी मंजिल है। फौज के सियासी किरदार का खात्मा ही कायद आज़म के जमहूरी और फलाही पाकिस्तान की बुनियाद बनेगा। इस फौज को इक़्तिदार की ऐसी लत लगी है जो आज तक जान नहीं छोड़ रही। अवाम अन्नास को ये कब्जा छुड़ाना पड़ेगा और अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। कायद आज़म के बाद आज 76 सालों बाद एक लीडर मिला है, सो उसकी कदर करें और अपने हुकूक के लिए जिदोजहद करें।